नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कोविड बाद के दौर में शहरों को सशक्त करने का आह्वान किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। उन्होंने गृह और प्रशासन अपने पास बरकरार रखा। भाजपा को वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिले। उपराष्ट्रपति ने कहा, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.43% हुई। और दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करने और बाजारों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को आज संबोधित करते हुए ये बात कही। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में 150 से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत की टीका निर्माण और इन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता से भी समूची मानवता को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। भारत का मानना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवार्य है। इस विषय पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्थन की अपेक्षा है। यूएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। WTO, IMF, WHO जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी सुधार होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता है और भारतीय परंपरा में समूचे विश्व को अपना परिवार माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास केवल समसामयिक महत्व के विषय नहीं है, बल्कि ये भविष्य पर भी आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बड़े भू रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और विकास पर पड़ेगा। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा। और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत के 25 लाख सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अनेक मोर्चों में दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद के दौर की दुनिया की जरूरतों का जायजा लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने शहरों में नई जान फूंकने का भी आह्वान किया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं, वे नाजुक इलाके भी बन सकते हैं। We are at a very important point in our history. More than half of the world's citizens already live in urban areas.
over the next 2 decades, India and some of the African nations are going to witness the biggest wave of urbanization. But the COVID-19 pandemic has posed enormous challenges before the world. It has shown us that cities which were our growth engines are also our vulnerable zones. श्री मोदी ने कहा कि शहरों को फिर से पटरी पर लाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अपनी सोच, प्रक्रियाओं और काम करने के तौर तरीकों का फिर से निर्धारण नहीं करेंगे। The very things which represented living in a city are facing a question mark. Things like community gatherings, sports activities, education and recreations are not the same as before. The biggest question before the entire world is how to restart. The restart will not be possible without a reset of mindset, a reset of processes and a reset of practices. प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी शहरों की नदियों, झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, वहीं भारत के शहरों ने महामारी की रोकथाम के उपायों का अक्षरशः पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमारे शहर विकास के जोरदार प्रेरक हैं और कोविड के बाद के विश्व का निर्माण हमारे शहरों और मूल संसाधनों के विकास से ही किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शहर परिवर्तन के प्रेरक हैं और लोग शहरों में इसलिए आकर बसते हैं क्योंकि वे उन्हें रोजगार उपलब्ध कराते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सामने शहरीकरण, नवाचार और यातायात के क्षेत्र में निवेश की शानदार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इन संभावनाओं के साथ साथ हमारे यहां जीवंत लोकतंत्र, कारोबार के लिए अनुकूल माहौल, विशाल बाजार और भारत को वैश्विक निवेश का चहेता स्थान बनाने के लिए कृत संकल्प सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने टेक्नोलॉजी और ज्ञान आधारित सेवा क्षेत्र के लिए सरलीकृत दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि लोग कहीं भी रहकर अपना काम कर सकें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियों के बीच एनडीए सरकार ने किफायती दर पर किराए के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की और रियल एस्टेट के विनियम के लिए कानून बनाया। श्री मोदी ने कहा कि इससे देश में भू संपत्ति के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आया है और ये ग्राहकों के प्रति अधिक संवेदनशील और पारदर्शी हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान से देश में परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता का जबरदस्त विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे देश के सतत परिवहन विकास लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर पूरा किया जा सकेगा। बिहार में मंत्री स्तरीय विभागों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह, सतर्कता और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले की तरह ही वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार जैसे प्रमुख विभाग हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विकास, शिक्षा, संसदीय मामले, जल संसाधन, ऊर्जा, निषेध, आबकारी, पंजीकरण और योजना तथा विकास संबंधी विभाग होंगे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद वित्त, वाणिज्य और आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे। इसके अलावा उनके पास शहरी विकास और आवासन विभाग, सूचना और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विभाग, वन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी होंगे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को उद्योग, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मिले हैं। एक रिपोर्ट। बिहार कैबिनेट के मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में इस बार भी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने कमोबेश पुराने फार्मूले को ही अपनाया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही 4 अन्य विभागों का कार्यभार भी दिया गया है। वहीं पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव फिर से ऊर्जा विभाग के मंत्री का पदभार संभालेंगे। जदयू के ही मेवालाल चौधरी, जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। भाजपा के मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि तथा सहकारिता विभाग का मंत्री बनाया गया है। पहली बार मंत्री बने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का काम देखेंगे। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल में 14 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिसमें से 8 नए चेहरे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी बाजार के अनुकूल नीति है जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ला रही है। उन्होंने ये बात इस नीति के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के लिए बोली लगाने के 5वें दौर में 11 तेल और गैस ब्लॉकों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से लाल फीताशाही खत्म हुई है और अन्वेषण तथा उत्पादन क्षेत्र की गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आया है। उन्होंने चलता है के दृष्टिकोण को छोड़ने और जबरदस्त विकास तथा रफ्तार से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सतह से आकाश में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का आज ओडिशा में चांदीपुर तट पर स्थित परीक्षण केंद्र से दूसरा सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले 13 नवंबर को भी इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ था। आज का सफल हवाई परीक्षण उच्च क्षमता वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य बंशी पर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 सफल परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि 13 नवंबर को किए गए पहले परीक्षण में मिसाइल की रडार और अन्य क्षमताओं का सफल परीक्षण किया गया था। आज के परीक्षण से ठिकाने का पता लगाकर अचूक निशाना लगाने की इसकी क्षमता साबित हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस और गुपकार गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे जम्मू कश्मीर को आतंक और अशांति के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के उन अधिकारों को छीनना चाहते हैं जिन्हें केंद्र ने धारा 370 को हटाकर सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि गुपकार गिरोह चाहता है कि विदेशी शक्तियां जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करें। उन्होंने इस गठबंधन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा कि क्या वे इस गिरोह के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। श्री शाह ने कहा कि देशवासी अब राष्ट्रहित के खिलाफ अपवित्र वैश्विक गठबंधन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून मंत्री और भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपने नेताओं के नाम के बारे में कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोपियों ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस से चुप्पी तोड़ने की मांग करती है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की ये नीति रही है कि कोई भी सौदा या अनुबंध बिना कमीशन के न हो। पिलाटिस प्लेन का डील हो, हावर्डसर डील हो या वीवीआईपी हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ऑगस्टा वेस्टलैंड का हो, बिना किकबैक के कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किकबैक में कोई काम नहीं। नो डील विदाउट ए डील, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कट। और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। अगरतला में भारत प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री नायडू ने देश को एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जगत गुरु बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन शिक्षा प्रणाली से प्रेरणा ली गई है, जिसमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व के चहुमुखी और समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता था। श्री नायडू ने उच्च शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से आग्रह किया कि वे अपने आप को ज्ञान और नवाचार का जीवंत केंद्र बनाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से भी कहा कि वे अपने ज्ञान, कौशल और दक्षता का उपयोग अपने व्यावसायिक जीवन को उज्ज्वल, उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाने में करें। उपराष्ट्रपति ने कॉर्पोरेट क्षेत्र से आग्रह किया कि वो विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करे और उन्हें अपना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व मानकर पूरा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिखर वार्ता करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच पिछले 2 दशकों में ये पहली शिखर वार्ता होगी। बैठक में कोरोना महामारी के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। हाल के वर्षों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान का सिलसिला जारी रहा है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इससे पहले 3 बार मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय है नेक्स्ट इज नाउ।
सम्मेलन में कोरोना महामारी के बाद के विश्व में सूचना टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रमुख टेक्नोलॉजी और नव प्रवर्तन के प्रभाव पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। 3 दिन के सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सहित कई जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भाग लेंगी। इसके अलावा देश विदेश के कई प्रमुख विचारक, उद्योग प्रमुख, टेक्नोक्रेट, अनुसंधानकर्ता, नव प्रवर्तक, निवेशक, नीति निर्माता और शिक्षाविद इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 71वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप, माई गॉव पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। 15वें वित्त आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को सौंपी। कोविड के दौर में वित्त आयोग शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में अगले 5 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अनुपात का उल्लेख है। वित्त मंत्री ये रिपोर्ट और इस पर सरकार की कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट संसद में पेश करेंगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये रिपोर्ट सौंपी थी। इससे पहले आयोग ने इस महीने की 9 तारीख को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी थी। संघ और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और पिछले वित्त आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों और आयोग की सलाहकार परिषद के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। इस विचार विमर्श में विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की भी राय ली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के कारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम भारत में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 211 नए मरीज सामने आए हैं। केवल पिछले सप्ताह के आंकड़ों को देखें विश्व भर में तो हमारे देश में 211 नए केस हो रहे हैं प्रति मिलियन पॉपुलेशन, जबकि अनेक देश ऐसे हैं जहां ये 2500 या 3000 से भी ज्यादा प्रति मिलियन नए केसेस हुए पिछले एक सप्ताह में। उसी प्रकार से यदि हम मृत्यु को देखें तो हमारे देश में 94 प्रति मिलियन है, जो कि अभी भी विश्व के काफी कम मृत्यु वाले देशों में से है। श्री भूषण ने बताया कि संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 29,163 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रतिदिन स्वस्थ होने वालों की संख्या 40,791 पहुंच गई है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.43% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 82,90,000 से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय कुल सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 4,53,000 है। कुछ राज्यों में त्योहारों और चुनावों का प्रभाव होने से इस सप्ताह और अगले सप्ताह कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के बारे में श्री भूषण ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की है, जिसमें आईसीयू बिस्तर सहित संक्रमितों के लिए समग्र रूप से प्रतिदिन लगभग 60,000 से 1,20,000 परीक्षण करना शामिल है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में 3,500 आईसीयू बिस्तर उपलब्ध हैं और अगले कुछ दिनों में इनकी संख्या बढ़ाकर 6,000 कर दी जाएगी। हमारे अस्पतालों में जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उनका बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। जो एक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कल परसों तक 3500 आईसीयू बेड की थी लगभग, तो पूरी कोशिश है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये कैपेसिटी 6,000 आईसीयू बेड से भी ऊपर चली जाएगी। यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार और प्राइवेट सेक्टर ये मिलकर संभव करेंगे और इसका बहुत हद तक काम हो भी गया है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में 537 नए आईसीयू बिस्तर और लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षण के लिए 10 मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें से 5 को 4 से 5 दिनों के भीतर काम में लगा दिया जाएगा। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि दिल्ली और आसपास के कुछ अन्य क्षेत्रों में घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम पर कुल 7 से 8,000 टीमें लगी होंगी। दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह समारोह में लोगों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। सरकार ने विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को शामिल करने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पहले ये संख्या 200 थी। यह प्रस्ताव अब दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार को एहतियात के तौर पर बाजारों में सीमित प्रतिबंध लगाने के लिए अनुमति का प्रस्ताव भेजा गया है। श्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मिल रही सहायता की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कोविड बाद के दौर में शहरों को सशक्त करने का आह्वान किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। उन्होंने गृह और प्रशासन अपने पास बरकरार रखा। भाजपा को वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिले। उपराष्ट्रपति ने कहा, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.43% हुई और दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करने और बाजारों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कोविड महामारी के दौरान छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए योजना पर अमल करने वाली एजेंसियों के साथ पूरे तालमेल के साथ कदम उठाए हैं। कुछ खबरों में कहा गया था कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान की देरी से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की 10वीं के बाद की छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग ने केंद्र सरकार के हिस्से की 75% राशि का जून तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान कर दिया था। केंद्र का बाकी 25% हिस्सा प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग स्वीकृत किया गया है। छात्रवृत्ति योजना पर अमल करने वाली एजेंसियों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों के आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएं ताकि छात्र छात्राओं को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र सैनी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। असम राज्य निर्वाचन आयोग ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC के 40 सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 2 चरणों में 7 और 10 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 12 दिसंबर को होगी। राज्य के चुनाव आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि पहले चरण में उदलगुरी और बक्सा जिलों में तथा दूसरे चरण में कोकराझार और चिरांग में चुनाव होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड की महामारी के कारण चुनाव प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए व्यापक दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मतदान प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस नेता और बेंगलुरु के पूर्व महापौर संपत राज को DJ हल्ली और KG हल्ली हिंसा मामले में आज 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। देवरा जीवन हल्ली नगर पालिका वार्ड से कांग्रेस के पार्षद संपत राज 11 अगस्त को हुई हिंसा में मुख्य आरोपी हैं। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश में जनता के लिए आज से ग्वालियर के महाराज बाड़ा में एक डिजिटल संग्रहालय खोला गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए संग्रहालय में कुछ दिनों तक आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा और संग्रहालय में कोविड के लिए निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। यह ग्वालियर और बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है
और स्कूली छात्रों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डिजिटल संग्रहालय में वास्तुकला की शैलियों, वस्तुओं, वेशभूषा, जीवन शैली, संगीत, वाद्ययंत्र, गहने, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक परंपरा, चित्रकला और कई शैलियों के चित्रों को डिजिटल तरीके से प्रदर्शित किया गया है। 16 दीर्घाओं में विभाजित डिजिटल संग्रहालय लगभग 3500 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया गया है और विरासत को आधुनिक एवं डिजिटल तरीके से दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां आने वाले पर्यटक अत्याधुनिक IT उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न दीर्घाओं में सजी ग्वालियर के इतिहास और विरासत को देख सकेंगे। संग्रहालय में कोविड-19 के लिए निर्धारित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना से महिलाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। 30 एकड़ भूमि में फैले इस मिल में कपास से कपड़ा बनने की प्रक्रिया होगी। टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन डॉक्टर संप्रिया राहुल पाटिल ने कहा कि परवानी से ही बेहतरीन क्वालिटी का कपास खरीदा जाएगा। परवानी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है। इसके अलावा कपास का उत्पादन एक लाभदायक निवेश के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण अधिकांश किसान यह फसल उगाते हैं। मिल में कपास का ओठना, दबाना, बुनाई, कताई आदि जैसे काम किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपया है। डॉक्टर पाटिल ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह मिल निश्चित रूप से जिले में औद्योगिक क्षेत्र को गति देगी। विनोद कापसीकर और कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और कजाकिस्तान के विदेश कार्यालयों के बीच विचार विमर्श का 7वां दौर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इसके दौरान दोनों पक्षों ने अपनी सामरिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं की समीक्षा की। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, ऊर्जा, प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष, राजनयिक और सांस्कृतिक मामलों पर भी चर्चा हुई। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने लंदन में ATP फाइनल्स के अपने पहले मैच में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को 6-3, 6-4 से हरा दिया। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया की नोवाक जोकोविच ने अपने पहले मुकाबले में डिएगो श्वार्ट्ज़मैन को 6-3, 6-2 से मात दी। जोकोविच और मेदवेदेव का सामना कल होगा। डोमिनिक थिएम और राफेल नडाल ने भी अपने शुरुआती मुकाबले में जीत दर्ज की है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 315 अंक उछलकर 43,953 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 94 अंक बढ़कर 12,874 पर पहुंच गया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में तापमान 24 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 21 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में दोपहर बाद आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा और अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। गिलगित में तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। अनुमान है कि तापमान 5 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सर्दी के मौसम के शुरू में वायु गुणवत्ता खराब थी, जो दिवाली में और खराब हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे 165 रिकॉर्ड किया गया। 201 से 300 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब माना जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे देशों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कोविड बाद के दौर में शहरों को सशक्त करने का आह्वान किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। उन्होंने गृह और प्रशासन अपने पास बरकरार रखा। भाजपा को वित्त, स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व और भूमि सुधार विभाग मिले।
उपराष्ट्रपति ने कहा, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को विश्व में ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.43% हुई और दिल्ली सरकार ने कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित करने और बाजारों में प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।